नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे हमारे सिलेबस की हमने चर्चा कर ली थी कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो 21 चैप्टर है आपके मानव का अध्यावरणीय तंत्र, वो आपके चैप्टर हटा दिया गया पूरा एकदम कंप्लीट रूप से। तो हम यहाँ पे 22 चैप्टर जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ये चैप्टर है, पाचन तंत्र वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम हम जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, पूरा यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र वाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र होता है क्या है, पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, हमें ये समझना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं आपको पता है। एक रहता है मुख्य रूप से आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कौन रहता है, एक आपके कार्बोहाइड्रेट्स। फिर रहता है इसमें आपके मुख्य रूप से आपके प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा रहती है वसा। इन तीनों का इसी रूप में अवशोषण हमारा शरीर नहीं कर पाता, इसीलिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है। मतलब इनका सरलीकरण करना बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं रूप में शरीर, ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट को इसको इसी रूप में हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाता है, इसीलिए इन सारों को एंजाइमों के द्वारा इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और इनको अवशोषण योग्य बनाया जाता है। कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे अवशोषण योग्य बनाया जाता है। और तो अवशोषण योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस कहलाती है आपके यहाँ पे पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है, पाचन। और इस सारी प्रोसेस में जो तंत्र कार्य करता है, जो सिस्टम कार्य करता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आई कि जो भोजन खाते हैं उस भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनका इन्हीं रूप में अवशोषण नहीं किया जाता हमारे शरीर के द्वारा, तो इनको एंजाइमों के द्वारा इनका सरलीकरण किया जाता है। और सरलीकरण करने के बाद में हमारा शरीर इनको आसानी से अवशोषित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और पाचन में इस तंत्र में जो कार्य करता है वो तंत्र क्या कहलाता है, आपका पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था हमने, तो पाचन यहाँ पे है क्यों जरूरी। देखो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, देखो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए आपको पता है, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी मिलेगी कैसे, जब हम भोजन खाएंगे। क्या खाएंगे, भोजन। क्योंकि भोजन में मुख्य रूप से जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। ठीक है, तो इस भोजन को जैसे हम खाते हैं तो इन कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखना, अवशोषण किया जाता है। जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स से जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, ठीक है, कि आपका इनका सरलीकरण किया जाता है एंजाइमों के द्वारा। जैसे सरलीकरण होगा तो इनका हमारे शरीर के द्वारा अवशोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आपके अवशोषण। और ये जो अवशोषण का कार्य होगा, ये अवशोषण का कार्य किया जाएगा आपके ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा। और रक्त क्या करेगा, जैसे अवशोषण करेगा तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक इस ग्लूकोज को पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये सारी प्रोसेस हमारे पाचन में होती है। तो अब देखो यहाँ पे पाचन की बात कर रहे हैं, तो पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं, इनकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पाचन है तो पाचन में आपके कौन कौन से भाग सम्मिलित है। ठीक है, तो देखो पाचन की बात करें कि पाचन में कौन कौन से भाग सम्मिलित है, तो पाचन में ध्यान रखना कि मुख्य रूप से जो भाग सम्मिलित है इसमें वो आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं आपके, पाचन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। अब देखो कौन कौन से भाग, एकदम डिटेल से समझाऊंगा, आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। अब देखो यहाँ पे पाचन के दो भाग होते हैं। एक तो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम आहार नाल कहते हैं, और एक होता है आपकी पाचक ग्रंथि जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथि जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आहार नाल है, ये आहार नाल की लंबाई ध्यान रखना 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। अब आहार नाल के भाग कौन कौन से, देखो आहार नाल सबसे पहले स्टार्ट होती है आपके मुख से। मुख के बाद में होता है आपकी बक्कल कैविटी जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के बाद में थर्ड नंबर पार्ट होता है आपका फेरिंग्स जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या कहते हैं, फेरिंग्स या ग्रसनी। फोर्थ नंबर होता है आपका ईसोफेगस जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रास नली कहते हैं। अब ग्रास नली के बाद में 5 नंबर पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ पे होता है आपका आमाशय का पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, आमाशय जिसे हम स्टोमक कहते हैं। स्टोमक के बाद में होता है आपका छोटियान जिसे हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट 7 नंबर हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे बड़ी आंत कहते हैं। फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे रेक्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेक्टम जिसे हम यहाँ पे मल द्वार कहते हैं या मलाशय कह सकते हैं। और लास्ट 9 नंबर हो जाएगा यहाँ पे गुदा द्वार, गुदा द्वार। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एनस।
तो यहाँ पे ये भाग होते हैं, सारे के सारे भाग किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे आहार नाल का निर्माण करते हैं। मुख हो गया, मुख गुहा हो गई, ग्रसनी हो गई, ग्रासनली होगी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार और गुदा द्वार। अब बात करते हैं कि जो पाचक ग्रंथियाँ, ये पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हमारे शरीर में। तो पाचक ग्रंथि ध्यान रखना 3 होती। एक तो होती है आपकी लार ग्रंथि, एक कौन सी ग्रंथि होती है आपकी लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि के बाद में जो सेकंड नंबर जो ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम ध्यान रखना लीवर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपकी, लीवर ग्रंथि। अब देखो लीवर ग्रंथि के बारे में क्या बातें ध्यान में रखनी, ये लो यकृत ग्रंथि, ठीक है। तो इस यकृत ग्रंथि में ध्यान रखना कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखो बच्चों यहाँ पे पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चले हुए है ना, क्योंकि आपका सिलेबस आ गया था, पूरी हमने डिस्कस कर लिया। सिलेबस अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, ठीक है, सिलेबस की वीडियो की। और नेक्स्ट भाग होता है आपका अग्नाशय ग्रंथि। तो ये आपके अग्नाशय ग्रंथि जिसे हम पेनक्रियाज ग्लैंड यहाँ पे ग्रंथि कहते हैं, ये एक प्रकार की आपकी मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पे पाचक ग्रंथि होती है वो आपके 3 प्रकार की, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आपके अग्नाशय ग्रंथि, ग्लैंड्स, ठीक है, पेनक्रियाज ग्लैंड्स हो गई। तो अब इन सारी ग्रंथियों के द्वारा जो 3 ग्रंथि हैं, इनके द्वारा एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है। किसका स्त्रावन किया जाता है, एंजाइम का। लेकिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं, वो हम ग्रंथि में पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके मुख के बारे में, मुख गुहा के बारे में, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, गुदा द्वार, इन सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम पॉइंट एकदम अच्छे से डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो पाचन है तो पाचन में क्या क्रिया होती है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ पहले, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो पाचन में होता क्या, पाचन में क्या होगा, सबसे पहले हम भोजन लेंगे तो उसे कहते हैं यहाँ पे अंतःग्रहण करना, भोजन का अंतःग्रहण है ना, भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं मुख गुहा के अंदर, तो उसे कहते हैं अंतःग्रहण, फर्स्ट नंबर पॉइंट। फिर सेकंड नंबर पॉइंट क्या होगा, जैसे भोजन का अंतःग्रहण किया, भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। सेकंड नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, पाचन, डाइजेशन होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रोसेस क्या होगा कि पाचन होने के बाद में भोजन का क्या होगा, आपके अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। और अवशोषण व स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब जो भी पाचित रस है उसका क्या करना, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया आपकी स्वांगीकरण कहलाती है। तो अवशोषण हो गया और स्वांगीकरण हो गया। और नेक्स्ट आपके जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहिक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिक्षेपण। तो हमारे पाचन तंत्र में मुख्य रूप से ये 4 प्रोसेस होती है। एक तो कौन सी हो जाएगी आपकी अंतःग्रहण, नेक्स्ट हो जाएगी पाचन, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके अवशोषण, अवशोषण, और अवशोषण के बाद में नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी आपके बहिक्षेपण। कौन सी हो जाएगी आपके बहिक्षेपण, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रोसेस होती है हमारे पाचन तंत्र में, ध्यान रखना, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इन 4 प्रोसेस के आधार पर हम हमारा चैप्टर यहाँ पे एकदम अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे बात आ रही है हमारे सामने कि जो लार ग्रंथि है, सबसे पहले ये आपके सामने लार ग्रंथि यहाँ पे स्थित है। एक बार मैं इस स्क्रीन को यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने लार ग्रंथि, ये आपकी पेन साल्वरी ग्लैंड्स, ठीक है, मुख गुहा में पाई जाती है। ये आपके मुख गुहा वाला पार्ट यहाँ पे। फिर मुख गुहा के बाद में ये देखो ग्रसनी वाला पार्ट सेकंड नंबर। आहार नाल के भाग की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये ग्रसिका हो गई यहाँ पे थर्ड नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे अमाशय वाला हो जाएगा पार्ट, ये देखो फोर्थ नंबर। अमाशय के बाद में देखो ये अमाशय की जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार की अमाशय की संरचना है, ठीक है, ये जय आकार की संरचना। इस अमाशय के बाद में ये बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग छोटी आंत का भाग होगा। इस छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है वो होता है आपके ग्रहणी का भाग। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है, ग्रहणी वाला भाग होता है, ठीक है। फिर छोटी आंत के जो मध्य का भाग होता है वो आपके अग्रसूदांत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्रसूदांत्र। और नेक्स्ट यहाँ पे छोटी आंत का यहाँ पे नेक्स्ट जो अंतिम भाग हुआ वो हो जाएगा यहाँ पे अंधनाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके छोटी आंत के ध्यान रखना 3 भाग होते हैं और ये तीनों भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, छोटी आंत का निर्माण करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे कि आपके छोटी आंत आगे चलकर यहाँ पे एक बड़ी आंत में खुलती है, और बड़ी आंत के यहाँ पे देखो एक ये प्रवर्ध पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रवर्ध को क्या कहते हैं, परिशेषिका। इस डायग्राम में देख सकते हो आप, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपके अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखो, या जिसे हम परिशेषिका कहते हैं, ये एक प्रकार से मानव में अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग का मतलब है कि हमारे शरीर में ये कोई कार्य नहीं करती, हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, एक प्रकार से आपके अवशेषीय अंग है। फिर देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपकी, ये एक रेड कलर की जो संरचना है, ये तो है आपके लीवर, यकृत ग्रंथि। लेकिन यकृत में जो आपके ग्रीन कलर की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय या गाल ब्लैडर। ये संरचना हो जाएगी यहाँ पे स्टोमक की संरचना, ठीक है। और ये आपकी इसके पीछे और जो संरचना दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, ये आप हो जाएगी यहाँ पे पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, मतलब अग्नाशय ग्रंथि। और ये बीच वाली जो संरचना होगी, ये बीच वाली संरचना हो जाएगी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसका प्राइमरी भाग ड्यूडेनम, सेकेंड भाग जेजुनम और नेक्स्ट भाग थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पे इलियम। और बाकी वाला जो ग्रीन कलर का ये भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये आपके रेक्टम हो जाएगा, और रेक्टम के द्वारा ये आपकी एनस हो जाएगा। तो सबसे पहले भोजन का हम अंत्यग्रहण करते हैं यहाँ पे मुख गुहा में। जैसे कि भोजन का अंत्यग्रहण किया यहाँ पे, तो भोजन यहाँ पे आया मुख गुहा में, तो इसमें एक तो लार मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है यहाँ पे? एक लार मिलाई जाती है। ठीक है, लार के द्वारा भोजन को लसलसा बनाया जाता है। एक बार मैं प्रोसेस एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। लसलसा, यहाँ पे भोजन को लसलसा बनाया जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, आपको पता हो तो टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम यहाँ पे भोजन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार का पीएच कितना होता है? 6.4 होता है। अब नेक्स्ट बात होती है कि भोजन का जो रूप होता है यहाँ पे मुख गुहा में, वो रूप कहलाता है यहाँ पे बोलस। क्या कहलाता है आपका? बोलस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बोलस। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, ये भोजन आपके ग्रसनी के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से कहाँ पे आता है? आमाशय में आता है। 3-4 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है। यहाँ पे HCl होता है आमाशय में। इसके अलावा श्लेष्मा का स्त्रावन किया जाता है। कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा श्लेष्मा और HCl का स्त्रावन किया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे भोजन जैसे आता है 3-4 घंटे तक रहता है, तो यहाँ पे भोजन का थोड़ी बहुत पाचन होने के बाद वो आपके इस अगले भाग में चला जाएगा, जिसे हम ड्यूडोनम कहते हैं। यहाँ वाला भाग हो जाएगा ये कौन सा? आपके ड्यूडोनम का भाग। यहाँ पे भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, और जेजुनम में आपके सर्वाधिक पाचन के बाद में अवशोषण की प्रक्रिया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाधिक पाचन व अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एक बार ये शॉर्ट में ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो हम यहाँ पे एक एक स्टेप करके यहाँ पे चल रहे हैं आपके चैप्टर्स की तरफ। एकदम शॉर्ट में, एकदम डिटेल से पूरा एकदम समझाऊंगा, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ पे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको नोट्स मिलेंगे PDF के रूप में। ठीक है, तो शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, वो क्या कहलाता है? आपके पाचन तंत्र। मतलब जिस तंत्र के द्वारा बदला जाता है वो तंत्र आपकी पाचन तंत्र, और जो ये क्रिया है सारी, वो क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे पाचन कहलाती है। तो मानव के पाचन तंत्र का निर्माण किस किस से होता है? आपके आहार नाल से और आपके पाचक ग्रंथियों से होता है। आहार नाल अग्र भाग से, मुख से प्रारंभ होकर आपके पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर खुलती है, अर्थात यह मुख से गुदा तक फैली रहती है। यह एक कुंडलित पेशीय नली है। इसकी जीवित अवस्था में जो लंबाई होती है वो आपकी 4 से 5 मीटर होती है। ठीक है, और मृत्यु के पश्चात इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी 7 से 8 मीटर होती है यहाँ पे। तो इसके प्रमुख भाग देखो निम्न। एक मुख हो गया, यहाँ पे मुख गुहिका हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रास, यहाँ पे ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और आपके गुदा द्वार। ये आपके सारे पार्ट कौन से हो गए? आपके आहार नाल के भाग। अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था, एक फ्लो चार्ट में पूरे भाग बताए थे मैंने, आहार नाल के भाग वगैरह। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट समझाया था इससे पहले, तो वो फ्लो चार्ट ही क्या है यहाँ पे आप ध्यान रखना। ठीक है, वो फ्लो चार्ट किसका था? आपके आहार नाल का भाग था। अब देखो हम नेक्स्ट भाग कर रहे हैं यहाँ पे कि मुख गुहिका के बारे में समझते हैं, या मुख गुहा क्या होती है। कि तो मुख गुहा मुख एवं ऊपरी निचले ओष्ठ द्वारा घिरा होता है, एक छिद्र होता है जिसे मुख गुहिका कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर कोमल तालु द्वारा बना होता है, और इसके पार्श्व में भितिया तथा अधर तल पर पेश जीवा होती है। जीवा की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है, जो खट्टे मीठे नमकीन व कड़वे का ज्ञान करवाती है। तो हमारी जो जीभ पाई जाती है, इस पर क्या होती है? छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है। ये कलिकाएं क्या करते हैं? हमें मीठे खट्टे नमकीन का, यहाँ पे कड़वे का क्या करवाती है? स्वाद करवाती है, मतलब उसका ज्ञान करवाती है, स्वाद का। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे कि दोनों जबड़े होते हैं, जो जबड़ों में क्या होता है? आपके दांत उपज होते हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे अंशों में काटने का कार्य एवं चबाने का कार्य करते हैं। अब देखो तो दांत की बात आ गई, तो दांत ध्यान रखना टोटल कितने होते हैं? 32। अगर दांतों के प्रकार की बात करें, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतक, रत्नक, कैनिन्स। एक होता है आपके अग्र चवणक, जिसे हम प्री मोलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मोलर्स, चवणक। और एक हो जाएंगे आपके चवणक, ये मोलर्स। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृतक को इंग्लिश में इंसिजर कहते हैं, मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे रत्नक को कैनिन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सी। अग्र चवणक को प्री मोलर्स कहते हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में PM लिख रहा हूँ। और यहाँ पे चवणक को हम मोलर से दर्शाते हैं, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे M लिख रहा हूँ। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब बात आती है कि दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र डायरेक्ट याद रखना आपको 21-23। क्या याद रखना? 21-23। 21-23 का मतलब यहाँ पे क्या है कि I/I बराबर 2/2। फिर नेक्स्ट C/C बराबर यहाँ पे 1/1। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे PM/PM बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/1। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका M/M बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3/3। तो इसको पूरे कोष्टक में बंद करके और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कि जो टोटल दांत हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? आपके 132 दांत हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बात की गई है 2 दांत।
2 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, मतलब यहाँ पे ऊपर जो पहले 4 दांत ऊपर से होते हैं वो 4 दांत कौन से होते हैं आपके कृतक, 4 दांत कौन से हो गए कृतक। फिर रत्नक की बात है, यहाँ पे एक है तो इनको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2, तो ये लो 2 दांत कौन से हो जाएंगे यहाँ पे आपके रत्नक हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे 2 दांत रत्नक के। फिर देखो यहाँ पे PM बटा PM, तो इसमें 2/2 हो जाएंगे यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 4/4 होते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 दांत 2, ये लो इधर 4 दांत हो गए, ये 4 दांत कौन से होते हैं अग्रचौर्णक। और यहाँ पे 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, ये लो 6, तो 6 दांत यहाँ पे कौन से हो जाएंगे आपके पीछे की ओर, और वो दांत हो जाएंगे आपके 6 कौन से यहाँ पे चौर्णक दांत। तो टोटल करो इनको 10, ये 10 और ये 6 कितने हो गए यहाँ पे 16 दांत। तो एक जबड़े में 16 दांत हो गए। इस प्रकार टोटल दोनों जबड़ों में कितने दांत होते हैं आपके 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दांत टोटल आपकी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कृतक जिसे इंसीजर कहते हैं, 2 होते हैं आपके रत्नक जिसे हम कैनिन्स कहते हैं, भोजन को चबाने के लिए 4 अग्रचौर्णक एवं 6 चौर्णक दांत होते हैं जो भोजन को तोड़ने के लिए होते हैं। और इस प्रकार वयस्क मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं यहाँ पे 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं आपके 32। और दांतों का विन्यास यहाँ पे क्या कहलाता है, ये आपके दंत सूत्र कहलाते हैं। इस प्रकार का जो विन्यास होता है दंत सूत्र, और ये दंत सूत्र आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछ भी सकता है आपको। और मनुष्य के जीवन में दंत 2 बार उत्पन्न होते हैं। पहले दंत सेठ को दूध के दांत, मतलब पहली बार जो दांत आते हैं एक बार आपके 10 से 11 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं जिसे दूध के दांत कहते हैं। और 2 बार दांत उत्पन्न होने की व्यवस्था को यहाँ पे क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहलाती है। दूध के दांतों में अग्रचौर्णक यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पे दांत के बारे में। अब बाकी जो डिटेल्स रहेगी वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।